हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ रहे थे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें हम लोगों ने चाल और वेग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग वेग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गौर फरमाइएगा, वेग दो प्रकार का होता है। अगर हम वेग की बात करें, किसकी बात करें सर? अगर हम वेग की बात करें, किसकी बात करें? वेग की। अगर 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 हम वेग की बात करते हैं तो वेग दो प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है जनाब? वेग दो प्रकार का होता है। वेग दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रारंभिक वेग, और एक होता है अंतिम वेग। दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। वेग दो प्रकार के हैं। वेग कितने प्रकार के हैं सर? दो प्रकार के, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। जिससे हम चलना शुरू करते हैं वो प्रारंभिक वेग, जिससे हम चलना शुरू करते हैं वो प्रारंभिक वेग, और जिससे हम खत्म करते हैं वो अंतिम वेग। ध्यान दीजिएगा सर, जिससे हम चलना शुरू करते हैं वो प्रारंभिक वेग है, और जिससे हम चलना खत्म कर देते हैं वो अंतिम वेग। जैसे अगर हम चलना शुरू किए तो वो प्रारंभिक वेग है, और रुक गए अंतिम वेग। जैसे कहेगा एक वस्तु विरामा अवस्था से चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, क्योंकि विराम से शुरू किया। तो प्रारंभिक वेग, वेग दो प्रकार का होता है। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को किससे? u से, और अंतिम वेग को किससे? v से। क्योंकि पहले प्रारंभ होता है तो पहले u होता है, बाद में अंत होता है तो बाद में v होता है। तो जिससे चलना शुरू करेगा वो u, जिससे चलना शुरू करेगा वो क्या है? u है, और जिस पर खत्म करेगा वो क्या है? v है। जिस पर सर खत्म होगा वो क्या है? v है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक वेग जिससे चलना शुरू करेगा, अंतिम वेग जिस पर खत्म हो जाए। तो होता क्या है, चला देखो, कहता है वेग दो प्रकार के। एक होता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से डिनोट करते हैं, और एक होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, जरा v से डिनोट करते हैं। अब आते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक है, चाल और वेग में क्या अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाल एंड वेलोसिटी? चाल और वेग में क्या अंतर? एकदम सिंपल है सर, आप जानते हैं दोनों का डिफिनेशन आपको पता है, हमने बताया है। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, और वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एकदम आराम से। अगर हम चाल की बात करें
तो ये दूरी एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अगर यूनिट की बात करोगे तो दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। इसकी बीमा LT पर पावर -1 होती है, इसकी भी बीमा LT पर पावर -1, दोनों की बीमा LT पर पावर -1 होती है। ठीक है। अगर हम चाल की बात करें तो यह अदिश राशि है, और अगर वेग की बात करें तो यह सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या है? अदिश राशि। और अगर वेग की बात करें तो वेग क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है सर? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। चाल क्या है सर? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यह है कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। सीधा सीधा जाएगा तो वेग होगा, सीधा सीधा जाएगा तो क्या होगा? वेग होगा। पगड़ी बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। कहते हैं अगर सीधा सीधा जाएगा तो क्या होगा? वेग होगा, और टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो क्या होगा? चाल होगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर हम चाल की बात करें तो यह अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें केवल परिमाण हो। और वेग की बात करें तो यह सदिश राशि है, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी। वेग के पास परिमाण भी है और दिशा भी है। गौर फरमाइएगा, अगर हम चाल और वेग की बात करें, किसकी बात करें? चाल और वेग की बात करें तो चाल एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा जनाब, चाल और वेग में चाल क्या है? एक अदिश राशि है। वेग क्या है सर? एक सदिश राशि। तो दोनों में सर अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आप गौर से अगर देखिएगा तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों में सर बहुत ज्यादा का अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सेम है। अगर आप दोनों की बात करोगे तो दोनों सेम है। क्यों सेम है सर? बस थोड़ा बहुत का अंतर है। थोड़ा बहुत का अंतर क्या है? अगर आप अंतर की बात करोगे तो अंतर अगर थोड़े बहुत का ही है, कितने का? सर चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वेग की अगर बात करोगे तो वेग सीधा होता है। वेग की अगर आप बात करोगे तो वेग आपका सीधा होता है, वो टेढ़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने कल भी आपको पढ़ाया था कि चाल, जैसे मच्छर ले लो तुम, मच्छर की क्या होती है? चाल होती है। मच्छर की क्या होती है सर? चाल होती है। और अगर आप ले लो किसकी? ट्रेन की क्या होती है? ट्रेन की क्या होती है? ट्रेन का वेग होता है। ट्रेन का क्या होता है सर? वेग होता है। हमेशा जब भी आप देखोगे ट्रेन का वेग होता है, सॉरी, ट्रेन का चाल होता है। मधुमक्खी की क्या होती है? मधुमक्खी की हमेशा चाल होती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी कभी भी सीधी नहीं चलती। मधुमक्खी कभी सीधी चलती है? मक्खी कभी सीधी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? वाई? नहीं चलती तो नहीं चलती। मिसाइल ले लो, बहुत लोगों के मन में होता है कि मिसाइल क्या है। मिसाइल सर कभी सीधी चलती है, लेकिन सर आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जाओगे, किस मोशन में? प्रोजेक्टाइल मोशन में जाओगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप गौर से देखना, वो प्रक्षेप्य गति हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, उसमें
हमेशा हम लोग वेग की बात करेंगे कि या चाल की, वो तो हम जाएंगे वहां तो सर बात कर लेंगे। लेकिन आप ही समझिए कि चाल और वेग में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सर हम लोग दोनों को जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे, क्वेश्चन बनाने टाइम में हम लोग इसको एक ही समझते हैं। क्वेश्चन बनाने टाइम में हम लोग इसको एक ही समझते हैं। क्यों एक ही समझते हैं? क्योंकि सर चाल हो या वेग हो, यूनिट तो मीटर पर सेकंड हो। चाल हो या वेग हो, यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगा कभी भी। चाल और वेग दोनों में यूनिट मीटर पर सेकंड है। खाली सदिश सदिश का मामला है। तो आपको क्वेश्चन में अगर देखिए सर, इसका क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर क्वेश्चन में आपको चाल या वेग कुछ भी कह दे तो उसको आप एक ही मानिएगा। ये नहीं कि चाल और वेग में पता चला कि भयानक डिस्कशन शुरू कर दिए कि चाल क्या है और वेग क्या है, मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला जो है आपका एकदम गड़बड़ हो जाएगा अगर चाल और वेग में सिर्फ। इसलिए सर आप जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो खाली ध्यान ये रखिएगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में क्या अंतर है। अगर आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात करोगे तो प्रारंभिक वेग जिससे प्रारंभ होता है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जिससे खत्म हो जाएगा वो अंतिम वेग। जिससे प्रारंभ होता है वो प्रारंभिक वेग है और जिससे खत्म होता है वो अंतिम वेग है। जैसे कोई चलना शुरू किया, कोई चलना शुरू किया तो उसर जिससे वो चलना शुरू किया वो प्रारंभिक वेग है, और जिससे वो खत्म हो जाएगा वो क्या है? अंतिम वेग। जैसे अगर आपको कह देगा कि कोई गाड़ी है और उसने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगा दिए सर तो क्या हुआ? ब्रेक अगर लगा दिए तो अंतिम वेग 0 हो गया। आप ब्रेक लगा के देखिए, अंतिम वेग 0 हो गया। कह देगा विरामावस्था से चलना शुरू किया। किससे शुरू किया सर? विरामावस्था से चलना शुरू किया। तो हम कह देंगे जैसे ही विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, विरामावस्था से जैसे ही चलना शुरू करेगा सर, आप ही कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां आते हैं सर चाल और वेग में, आप गौर से देखिए, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। एकदम सही बात है। अगर हम चाल की बात करें तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगर हम सर चाल की बात करें तो चाल में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। लेकिन वेग में बात करें, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। हम कहेंगे ये सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और साथ साथ दिशा भी होता है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। किसी वस्तु की जो चाल है उस वस्तु के परिमाण, मतलब अगर 5 kg का है, जरूरी नहीं कि उसका 5 मीटर पर सेकंड वेग होगा, उससे ज्यादा हो सकता है या चाल होगा। कहता है किसी वस्तु का वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। अगर 5 होगा तो 5 होगा, कुछ खास पॉइंट्स नहीं है। लेकिन किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, अगर तय की गई दूरी कहेगा तो चाल, और तय किया गया विस्थापन कहेगा तो कहेंगे वेग। अब आते हैं आंसर त्वरण पर। जिससे प्रारंभ करेंगे उसे हम सर प्रारंभिक वेग, और जिससे खत्म करेंगे वो अंतिम वेग। ठीक है, अब हम आते हैं त्वरण पर। व्हाट इज त्वरण? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कभी त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेटर। त्वरण की अगर इंग्लिश की बात करोगे, त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेटर। जिनको भी सर कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। त्वरण का इंग्लिश क्या होता है सर? एक्सेलरेटर। गौर फरमाइएगा, त्वरण का इंग्लिश क्या होता है? एक्सेलरेटर। जैसे आप कभी गाड़ी चलाए हैं, एकदम आराम से चैप्टर पढ़िएगा सर। कभी गाड़ी चलाए हैं और गाड़ी चलाते समय कभी एक्सेलेटर दिए हैं?
एक्सीलरेटर देते हैं तो वेग में परिवर्तन आता है। और सर जब आप एक्सीलरेटर देते हैं तो वेग में परिवर्तन आता है, वही तो वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। वही वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो त्वरण है यानी एक्सीलरेटर है जो आप गाड़ी में देते हैं और उससे वेग में परिवर्तन आता है। अब परिवर्तन क्या होता है? जैसे हम कहेंगे मेरे पैसे में परिवर्तन, मेरे ज्ञान में परिवर्तन, मतलब अंतिम ज्ञान या अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा मेरे पैसे में परिवर्तन कहलाए। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास अभी 10 था, 20 हो गया। अगर 10 था 20 हो गया, मतलब अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कहेंगे तो हो जाएगा अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। अगर हमको वेग में परिवर्तन करना है, वेग में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में जो करते हैं वही त्वरण होता है, क्योंकि एक्सीलरेटर देते हैं वेग में परिवर्तन आता है, वही त्वरण होता है। तो हम लोग त्वरण को डिफाइन करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, माइनस प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर यानी बटा में टाइम। वेग में परिवर्तन की दर मतलब बटा में टाइम को त्वरण कहते हैं। या इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखते हैं तो त्वरण a इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा समय t, यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। गौर फरमाइएगा जनाब, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। a इज इक्वल टू व्हाट? v माइनस यू बाय टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर निकालोगे तो यूनिट भी आप निकाल सकते हो। त्वरण है तो वेग में परिवर्तन है तो ये सदिश भी सदिश हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, एक का अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हो जाता है, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, वेग में परिवर्तन की दर यानी बटा में सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, गुना सेकेंड पर पावर माइनस 1, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा निकालोगे एल टी पर पावर माइनस 2। इसकी बीमा निकालोगे सर एल टी पर पावर माइनस 2। और ये सदिश है कि अदिश है? इस सदिश है कि अदिश है? चला ये अगर बात करोगे तुम ये सदिश है कि अदिश है, तो ये अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। ये कौन राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब गौर फरमाना, कहते हैं यह सदिश राशि है। क्यों सदिश है? क्योंकि वेग सदिश है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण का मात्रक अगर कहोगे तो मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीमा कहोगे तो एल टी पर पावर माइनस 2, यानी एम पर पावर 0 एल टी पर पावर माइनस 2, ये बीमा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर, गौर फरमाइएगा। इसी से सर न्यूमेरिकल बनता है। पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है, और 2 से 3 महीना अगर तू कर लेता है तो हर काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, अगर वेग एक समान हो, जैसे 10 मीटर पर सेकंड गाड़ी का वेग है और तुम कोई एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हो, ये हर 1 सेकंड की बात हो रही है, हर 1 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देना, हर 1 सेकंड में
अगर तुम कोई एक्सलेटर नहीं दे रहे हो, कोई एक्सलेटर अगर तुम नहीं दे रहे हो हर 1 सेकंड में, तो क्या होगा? गाड़ी का वेग एक समान रहेगा। गाड़ी का वेग एक समान रहेगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय कर दोगे, 0 हो जाएगा। जैसे हम करते हैं सर, ए निकालते हैं, तो ये अगर प्रारंभिक वेग u है और ये अंतिम वेग v है, तो हम ए निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ए निकाल के देखो, v हो गया 10, u हो गया 10, अब बटा टाइम हो गया 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 0। यहां भी तुम निकाल के देखो, तो इसको u मान लो और इसको v मान लो, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 10 बटा 1 इज इक्वल टू 0। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय कर देंगे, देखो 0। वेग अगर एक समान है, वेग अगर एक समान है, वेग अगर क्या है, एक समान है, तो त्वरण का मान हर हाल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना हो जाएगा जानू? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वेग एक समान है तो त्वरण का मान कितना? 0 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। करके देख लो। हम ये कह सकते हैं कि एक समान वेग रहने पर, एक समान, बफरिंग हो रहा है, पीछे जाके सर आगे आइए, पीछे बैक में पीछे जाके फिर से आगे। हम ये कह सकते हैं कि एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0 होगा। इसका मतलब एक्सेलेरेटर नहीं दिया जा रहा है। अगर एक समान वेग होगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप एक्सेलेरेटर नहीं दे रहे हैं गाड़ी में, तो गौर फरमाइएगा, हम कह सकते हैं कि वेग एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होगा। देखो ये 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां जब आप निकालोगे तो 10 माइनस 10 बटा 2 सेकंड अगर है तो 0। 10 माइनस 10 बटा 2 इज इक्वल टू 0। यानी एक समान वेग होगा, इसका मतलब कोई एक्सेलेरेटर नहीं दिया जा रहा है, त्वरण का मान 0 होगा। नेक्स्ट गौर से देखिए, प्रारंभिक वेग 10 है, अंतिम वेग 20 है और टाइम का मान 2 है, तो त्वरण निकालोगे तो v माइनस यू बाई टी करोगे, 20 माइनस 10 बटा 2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, प्रारंभिक 10 है यानी 10 से 20 हुआ है, यानी वेग बढ़ गया। 10 से 20 हो रहा है यानी वेग का मान क्या हो रहा है? बढ़ गया। और यहां 20 से 10 हो रहा है यानी वेग का मान घट रहा है। जब वेग का मान घटेगा तो अब अंतिम वेग हो गया 10, प्रारंभिक हो गया 20, यानी 10 माइनस 20 बटा 2 माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब वेग का मान घटता है तो इसे त्वरण नहीं कहते हैं, इसको मंदन कहते हैं, और जब वेग का मान बढ़ता है तब इसको हम त्वरण कहते हैं। यानी अगर आप वेग का मान घटाते हैं, अगर आप वेग का मान क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर आप वेग का मान घटा देते हैं तो इसका मतलब वो मंदन है, रिटार्डेशन है। अगर आप वेग का मान घटा देते हैं तो वो क्या है सर? मंदन है। मंदन वेग के घटने के कारण होता है, जबकि त्वरण वेग के बढ़ने के कारण होता है। त्वरण वेग के बढ़ने के कारण होता है। अगर वेग बढ़ेगा तो कहेंगे कि भैया त्वरण है, और अगर वेग घट जाएगा तो कहेंगे भैया क्या है? मंदन है। क्या है भैया? मंदन है। देखो यहां पर वेग का मान बढ़ रहा है तो कहते हैं ये त्वरण है, और यहां वेग का मान घट रहा है, जैसे 20 से 10 हो रहा है तो कहते हैं ये मंदन है। यानी घटता वेग मंदन कहलाता है, बढ़ता वेग त्वरण कहलाता है। गौर फरमाइएगा, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। देखो जैसे मान लो कि यहां 2 मीटर पर सेकंड था, अब ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अब ये 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हर सेकंड में। तो तुम यहां पर त्वरण निकालोगे तो त्वरण इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बटा 1, मान लो 1 सेकंड है, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर यहां निकालोगे त्वरण तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 बटा 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर एक समान रूप से वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान कांस्टेंट रहता है। जैसे पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6, फिर 8 हो जाए। एक बार फिर से देखिए सर, खुद से अपने से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। अगर
एक समान वेग रहेगा तो त्वरण जीरो। यही सब छोटा छोटा चीज है जो बच्चा नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उसका न्यूमेरिकल नहीं बनता है। यही छोटा छोटा चीज है जो बच्चा नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उसका न्यूमेरिकल नहीं बनता है। अगर एक समान वेग है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, एक समान वेग है, हम कह सकते हैं कि त्वरण का मान कितना है, जीरो है। लेकिन अगर एक समान बढ़ता वेग है तो त्वरण कांस्टेंट होता है, नियत होता है। त्वरण क्या होता है जनाब, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। गौर फरमाइएगा, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो देखो हर जगह त्वरण का मान कांस्टेंट है 2। लेकिन अगर यही 10 होता, ये भी 10 होता और ये भी 10 होता, तो हम कहते त्वरण का मान 0 है। लेकिन अगर एक समान वेग होगा, यहां पर त्वरण का मान 0 होगा। अगर एक समान बढ़ता वेग होगा तो यहां त्वरण का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं मेरी जान, एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ जाओगे। फिर कहता है, गौर फरमाइएगा, अगर वेग का मान 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो तुम देखो यहां पर निकालोगे 4-2/2, 2 सेकंड में अगर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 6-4/2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, तो एक समान रूप से अगर 2, 4, 6 में बढ़ेगा तो त्वरण का मान कांस्टेंट है, नियत है। उसी का एग्जाम्पल है। अगर प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग यानी भी ज्यादा होगा, यानी वेग को बढ़ा दिए, देखो यहां भी ज्यादा ना है तो अंतिम वेग ज्यादा कर दिए, तो ये त्वरण है। और अगर अंतिम वेग को कम कर दिए, यानी भी को कम कर दिए, तो अंतिम वेग को कम कर देंगे तो ये मंदन होगा। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां जो तुम्हारा उत्तर आ रहा था मंदन में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब उत्तर मारता तो 5 मारते, -5 नहीं मारते। फिर से समझो, कहते हैं अगर वेग कम हो रहा है तो मंदन, अब वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण। गौर फरमाइएगा जनाब, अगर वेग बढ़ रहा है, बफरिंग हो रहा है, एकदम ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सर बैक जाके फिर से फ्रंट आइए, आपका बफरिंग ठीक हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, बफरिंग हो रहा है, एक बार बैक जाके फिर से फ्रंट आ जाइए। कहते हैं अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण है, वेग घट रहा है तो मंदन है। एकदम सिंपल। वेग बढ़ रहा है तो एक्सीलरेटर दे रहे हैं, वेग घटा रहे हैं तो मंदन है। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मंदन का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, आंसर में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं मारेंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मारेंगे। इसका ध्यान रखना। अब देखो, एकदम आराम से फिर से मैं समझा देता हूं, गौर फरमाइएगा। त्वरण क्या है, एकदम आराम से सर, बी कंफर्टेबल। त्वरण क्या है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु वेग को बढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु वेग को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है सर? अगर कोई वस्तु वेग को बढ़ाता है, अगर कोई वस्तु किसको बढ़ाता है? वेग को बढ़ाता है, उसको हम कहेंगे कि वो त्वरण है। अगर कोई वस्तु किसको बढ़ाता है? वेग को बढ़ाता है, हम कहेंगे वो त्वरण है। अगर कोई वस्तु वेग को बढ़ाता है तो हम कहेंगे क्या है? वो त्वरण है। और अगर वेग को घटा देगा तो क्या कहेंगे? वेग को घटा देगा तो क्या कहेंगे? मंदन है। वेग को घटा देगा तो क्या कहेंगे सर? मंदन है। घटता वेग त्वरण है, मंदन है, और बढ़ता वेग त्वरण है। इसका प्रॉपरली ध्यान रखें, तभी आपका काम होना है, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। त्वरण का मतलब एक लाइन में समझ लो, त्वरण या मंदन वेग में परिवर्तन है। त्वरण या मंदन वेग में परिवर्तन है। त्वरण या मंदन वेग में क्या है? परिवर्तन है। त्वरण या मंदन वेग में परिवर्तन है। वेग में जैसे ही परिवर्तन होगा तो हम कह देंगे कि या तो त्वरण होगा या तो मंदन होगा। ठीक है, क्लियर? अगर घटेगा वेग तो कह दो मंदन है, अब बढ़ेगा वेग तो कह दो त्वरण है। घटेगा वेग तो क्या कह दो? मंदन है, और बढ़ेगा वेग तो क्या कह दो?
क्या कर दोगे? त्वरण है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि त्वरण और मंदन आपको समझ में आ गया होगा। और त्वरण निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। लेकिन बट्टे में समय होना चाहिए। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय कर दोगे तो आपका त्वरण आ जाएगा। और अगर ये माइनस में आया तो मंदन, अगर ये प्लस में आया तो क्या? त्वरण। क्लियर? क्लियर है जनाब? चाल और वेग में क्या अंतर है? दोनों का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग दोनों का यूनिट क्या है सर? मीटर पर सेकेंड। नहीं है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और एक सदिश है, दूसरा अदिश है। लेकिन वेग की अगर हम बात करें तो वेग सदिश राशि है। त्वरण की बात करें तो वो भी सदिश राशि है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं सर कि अगर उदग्र में, जैसे हम वेग की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, अगर तुम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हो, अगर ये वस्तु है इसको हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो u का मान कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सर अगर हम फेंकेंगे तो ये प्रारंभिक वेग होगा उदग्र में ऊपर की ओर, तो u का मान कुछ ना कुछ होगा। और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो अंतिम वेग 0 हो जाए। जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अपने मन से, यही सब न्यूमेरिकल में झोल करता है जो नहीं बनता, हम धीरे धीरे फिर से समझा देंगे, लेकिन समझने की कोशिश तो करो। प्रारंभिक वेग कुछ होगा और अंतिम वेग 0 हो जाए, क्योंकि जब अंतिम पोजीशन पर पहुंचेगा तो वेग कम 0 हो जाएगा। लेकिन यही वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिरेगा, इसका प्रारंभिक वेग 0 ले लेंगे अपने मन से और अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। सर इसको सोचने और समझने की जरूरत है, इसको सोचने समझने की जरूरत है कि जब भी नीचे से ऊपर कोई वस्तु को फेंका जाता है, जब भी नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो उसमें हम हर हाल में अंतिम वेग 0 ले लेंगे। और जब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को फेंका जाएगा, अपने मन से आपको ले लेना है प्रारंभिक वेग 0। ऐसे अगर गिरा देगा तो अपने मन से आप ले लीजिएगा प्रारंभिक वेग 0। अपने मन से आप क्या ले लीजिएगा? प्रारंभिक वेग 0। क्लियर है जनाब? अगर ऊपर से नीचे फेंका, ब्रेक लगा दिया, अंतिम वेग 0। ब्रेक लगा देगा तो अंतिम वेग क्या? 0 हमेशा। और अगर नीचे से ऊपर फेंका तो अंतिम वेग 0। नीचे से ऊपर अगर फेंकेगा तो अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे फेंकेगा प्रारंभिक वेग 0। क्लियर? एक बार गौर फरमाइएगा और सोचने समझने की अपनी शक्ति को बढ़ाइएगा। अगर आप इतना ही समझ गए हैं सर तो आपका काम हो जाएगा। इतना ही अगर आप समझ गए हैं तो आपका काम हर हाल में हो जाना है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप इतना समझे हैं। तब हम फिर से समझा देते हैं। अगर नीचे से ऊपर फेंकेगा तो कुछ भी होगा, तो अंतिम में जो पहुंचेगा तो वेग का मान 0 होगा, तब ना लौटेगा। अगर ऊपर से नीचे फेंकेगा, रिफ्रेश, अगर ऊपर से नीचे फेंकेगा तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ब्रेक लगा देगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, अगर ब्रेक लगा देता है तो कौन वेग 0? अंतिम वेग 0। फिर से समझाते हैं। कहते हैं आईपी बोले तो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, आप एफपी बोले तो फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ऊपर से नीचे फेंकेंगे यानी इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अपने मन से ही समझ लेना, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 होगा, तब ना फिर लौटेगा। और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो फ्री फॉलिंग फेंकेंगे तो अंतिम वेग, तुम कहेगा हम ऐसे फेंकेंगे दबा के, नहीं फेंक सकते, या इसे छोड़ना होगा, इसे छोड़ोगे तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है? अभी नहीं समझ में आएगा, एक बार और समझाएंगे तब समझ में आएगा। विरामावस्था से चलेगा, मान लो विरामावस्था से चलेगा तो प्रारंभिक वेग 0, अपने मन से ले लेना है। और ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग 0।
ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक अंतिम समय में लगता है, प्रारंभ में ब्रेक नहीं है लगता, तो अंतिम वेग 0। अब देखो चला, इसको फिर से और अच्छे से समझने की जरूरत है, ना तो मामला गड़बड़ा दोगे तुम लोग। त्वरण को, वेग को अच्छे से समझो। कहते हैं वेग दो प्रकार के, एकदम आराम से चलो। चाल और वेग में अगर हम बात करें, चाल और वेग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है और वेग सीधी होती है। चाल क्या होती है सर? टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वेग क्या होती है? सीधी होती है। चाल क्या होती है सर? टेढ़ी मेढ़ी होती है। वेग क्या होती है? सीधी होती है। वेग दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग जिससे चलना प्रारंभ करेगा, और अंतिम वेग जिससे सर खत्म कर देगा। अंतिम वेग जिससे खत्म कर देगा उसे हम अंतिम वेग कहेंगे। जैसे ब्रेक मार दिया तो वो अंतिम वेग है, विरामावस्था चलना शुरू किया तो वो प्रारंभिक वेग है। विरामावस्था से चलना शुरू किया तो वो क्या है? प्रारंभिक वेग। अगर कोई पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो वो क्या है सर? वो प्रारंभिक वेग है, उससे वो प्रारंभ करता है। अब अगर एक समान वेग होगा, ध्यान देना, अगर एक समान वेग होगा, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आप सर कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो, त्वरण का मान 0 है। एक समान वेग है, इसका मतलब त्वरण का मान 0 है। और अगर एक समान रूप से बढ़ता वेग है, इसका मतलब त्वरण कांस्टेंट है। एक समान रूप से अगर बढ़ता वेग है तो त्वरण का मान क्या है? कांस्टेंट। त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी घटते त्वरण। ऋणात्मक मतलब घटता, घटता वेग मंदन दर्शाएगा, बढ़ता वेग त्वरण दर्शाएगा। घटता वेग जो है वो मंदन दर्शाएगा और बढ़ता वेग त्वरण दर्शाएगा। वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण है, वेग अगर घट रहा है तो मंदन है। अब मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? मंदन लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मंदन लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जब भी करेंगे धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मंदन लिखने के लिए जब भी प्रयोग करेंगे किसका? धनात्मक चिन्ह का। वो आएगा ऋणात्मक, वो अलग बात। और अगर हम त्वरण के डिफरेंशिएशन की बात करें तो कुछ नहीं है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी है। इसका यूनिट खाली ध्यान में रखना, पर सेकंड स्क्वायर होता है, बीमा एल टी पर पावर माइनस 2 होती है। और ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं आपको त्वरण समझ में आया होगा। वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण का अगर एसआई मात्रक की बात करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बीमा की बात करोगे एलटी पर पावर माइनस 2 है। इसी को हम एम पर पावर 0 एलटी पर पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एम पर पावर 0 लिखेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, चला पढ़ना वो तपस्या है जो सबके बस की बात नहीं है। एडमिशन लेना तो बहुत आसान है बाबूजी के पैसे से। आप 299 में कोई ग्रुप डी में नौकरी कर लेता तो हमको लगता है यहां से 10 किलोमीटर का लाइन मेरे पास लग जाता। नौकरी मिलेगी सर पढ़ने से, और वही एकमात्र अस्त्र है जो तुमको वहां तक पहुंचा सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन में घटता वेग होगा, त्वरण में बढ़ता वेग होगा। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0, और ऊपर से नीचे अगर ऐसे गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0। धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लियर? ब्रेक मार देंगे अंतिम वेग 0, क्योंकि अंतिम समय में ब्रेक लगता है। विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, जैसे कहेगा क्वेश्चन, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू किया, कहना तुम u बराबर 0। कहेगा एक वस्तु चल रही थी, ब्रेक लगा दिया, कहना v बराबर 0। कहेगा एक वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका गया, कहना v बराबर 0। कहेगा एक वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया गया, u बराबर 0, अपने मन से। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा।
वेग कितने प्रकार के? दो, एक प्रारंभिक एक अंतिम। जगह शुरू करेंगे वो प्रारंभिक, जगह पे खत्म करेंगे वो अंतिम। ब्रेक लगाए तो अंतिम समय में लगाए, ब्रेक लगा देंगे v का मान 0। विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, शुरू करेगा, शुरू करेगा, तो हम कहेंगे भैया प्रारंभिक वेग का मान क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग का मान क्या है? 0 है। ब्रेक लगा देंगे तो कहेंगे अंतिम वेग का मान 0। क्लियर? आगे की कार्रवाई हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोड लो मत, एकदम सिलेबस का टेंशन हमारा पे छोड़ दो, कैसे खत्म होगा। ब्रेक लगाएंगे, अंतिम वेग 0, विरामावस्था से चलेंगे, u का मान 0। अब यहां से इस सवाल को भी आप बना सकते हैं। अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल दे दिया तुमको, प्रारंभिक चाल बोले तो u दे दिया तुमको 72 किलोमीटर पर आवर, और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा देता है, तो चला रे, टाइम के मान दे दिया है 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया। जैसे ब्रेक लगा दिया अंतिम वेग 0 हो गया। उस कार का मंदन ज्ञात करें, मंदन ज्ञात करें। तुमको तो ऐसे ही देखते ही आंसर मार देना चाहिए। यहाँ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी दोनों में से कोई एक होगा। और निगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है आंसर। और नहीं तो सॉल्व करोगे तो 72 गुना 5/18 कर लो, ये हो जाएगा 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां से चला ए का मान जब निकालोगे तो ए बराबर हो जाएगा v - u/t होता है। ए का मान v दिया हुआ है 0, u दिया हुआ है 20, अब बटा t का मान है 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मारेंगे क्या आंसर? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऋणात्मक तो होता नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक होता नहीं, क्योंकि ऋणात्मक होता नहीं है। जब भी मारेंगे धनात्मक ही मारेंगे, जब भी मारेंगे क्या मारेंगे? धनात्मक मारेंगे। इसीलिए आपका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप ये ध्यान रखेंगे खाली कि माइनस वाला माइनस में आएगा, यहां आया है माइनस में, लेकिन माइनस में उत्तर नहीं होता है, जब भी होगा प्लस में होगा। घटता वेग मंदन, बढ़ता वेग त्वरण। जिससे शुरू करेंगे प्रारंभिक वेग, जिससे खत्म करेंगे अंतिम वेग। ब्रेक लगा दिया, अंतिम वेग 0, शुरू करेंगे विरामावस्था से, प्रारंभिक वेग 0। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। और सर पढ़ना वो तपस्या है जो ऋषि मुनि जंगल में जाके किया करते थे। आपको क्या करना है, कैसी तपस्या, कैसी कड़ी मेहनत करनी है, कितना कंसंट्रेट होना है बोर्ड पे, ये आपको समझना होगा। नहीं तो ढेरी भोजपुरी गाना है एकदम हॉट हॉट, आराम से देखिए और मजा लीजिए। जिंदगी जब सजा में बदलेगी तब आपको पता चलेगा मजा और सजा में क्या अंतर है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगले क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज की कर लिया।